हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 33 टॉपिक हैं वो पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 34 नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है SC ST OBC के संबंध में विशेष प्रावधान। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं, SC ST OBC के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली 33 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके पिछली 33 क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो पहली अनुसूची है वो दोस्तों राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है उसमें। दूसरी अनुसूची में दोस्तों इसमें शपथ से संबंधित वेतन से संबंधित चीजें हैं, और तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारे से संबंधित है। पांचवी और छठी अनुसूची है, ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। तो यानी कि अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है वो दोस्तों पांचवी और छठी अनुसूची में अपने को इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने छठी अनुसूची पढ़ी हो तो दोस्तों उसमें आपको पता लग गया होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में यह व्यवस्था है वो नहीं है। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है, तो वो छठी अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? देखिए, जो 4 राज्य स्पेशल दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य तो आते हैं दोस्तों छठी अनुसूची में। ठीक है, और बाकी के जो समस्त राज्य हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों वाले हैं, उनके लिए दोस्तों विशेष प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है, उनका उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान के यानी कि संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो मित्रों देखिए, यहाँ पे अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ओंगल भारतीय समुदाय। तो मित्रों इन सभी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो मित्रों इसका निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, कौन से अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में आरक्षण प्रदान किया गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही है मित्रों? गलत है। देखिए सीधा सा है, यहाँ पे जो 332 है ये विधानसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? विधानसभा से संबंधित है। सेम टू सेम अगर यहाँ से मैं लोकसभा हटा के और विधानसभा रख दूं तो दोस्तों 332 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद 330 में प्रदान किया गया है। मैं आपका ध्यान भंग करने के लिए मैंने 332 बताया था, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखना, लोकसभा पहले आता है, विधानसभा बाद में, ये चीज आपको याद रखनी है। लोकसभा में 330 अनुच्छेद और विधानसभा में 332 अनुच्छेद। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 330 में तो लोकसभा और अनुच्छेद 332 में विधानसभा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 332। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए वर्तमान में 543 सीटें हैं और 2 सदस्य हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब अपने पास टोटल के सदस्य वर्तमान में कितने हैं? तो 545 और 545। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो देखिए 543 सीटों में से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? तो वो है दोस्तों 84। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 84। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सीधा सा मैंने यहाँ पे क्या बोला, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 47। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 84। ये आपको याद रखना है, 84 और 47। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं के कुल 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि 4120 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है राज्य की विधानसभाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1109 स्थानों पर। तो इसका राइट आंसर तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है।
ठीक है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोबारा देखिए प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है? तो मित्रों ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है 131 है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। 16 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा में ओंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अब यहाँ पे देखिए सीधा सा है, उसमें 16 नंबर के प्रश्न में क्या था? लोकसभा था और राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रपति था। बाकी सारा प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखिए यहाँ पर 331 था, तो दोस्तों क्या हो गया? लोकसभा। और यहाँ पे 333 करना है, तो दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो विधानसभा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 330 है, ये राज्य की विधानसभा से संबंधित है। 331 और 32 है, ये दोस्तों लोकसभा से संबंधित है। 33 फिर राज्य विधानसभा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। और एक चीज और आपको इसमें याद रखनी है, देखिए लोकसभा में तो 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य दोस्तों मनोनीत किया जाता है ओंगल भारतीय समुदाय का। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा उन अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? यानी कि किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65वें संविधान संशोधन। तो अपना इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, 65वें जो संविधान संशोधन है ये दोस्तों 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। और इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग, एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2003 में। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्षों को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो दोस्तों अब 10 वर्षों से बढ़ाकर दोस्तों इसको 60 वर्ष तक किया गया है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 60 वर्षों तक। आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? क्या परिभाषित किया गया है संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को? तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किया गया है या नहीं किया गया? तो दोस्तों नहीं किया गया है। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है,
प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति तैयार करता है ये सूची। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में उंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और 1 सदस्य दोस्तों राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किया जाता है। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे राष्ट्रपति हटा के राज्यपाल कर दिया गया, ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दोस्तों 1 सदस्य है वो मनोनीत किया जाता है उंगल भारतीय समुदाय का, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत, ठीक है। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? तो अल्पसंख्यकों को मान्यता है वो किस आधार पर दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर दोस्तों अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है वो कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो दोस्तों 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों इसमें 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है वो कब किया गया था? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कब? तो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और आपको इसमें याद रखना है दोस्तों, मैंने आपको वहां पर बताया था कि 10 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया था, ठीक है, जो इसमें आरक्षण, ठीक है। फिर दोस्तों 95वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 2010 में। उसमें क्या कर दिया था कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया था। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन में 60 वर्ष किया गया था, ठीक है। और दोस्तों 95वां संविधान संशोधन में दोस्तों 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। यह भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन थे? तो काका कालेलकर हैं, ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो काका कालेलकर। अब यहाँ पे दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन 20 सितंबर 1978 को किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वीपी मंडल। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध था। तो मंडल आयोग का जो संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों पिछड़ी जातियों से था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सीधा सा है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित, तो सीधा पिछड़े समुदाय यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना आरक्षण दिया था? तो यहाँ पे देखिए मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कितना प्रतिशत? तो 27% आरक्षण दिया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना है वो कब हुई? तो दोस्तों 1993 में हुई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। तो क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्रीमी लेयर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो वो 6ठी अनुसूची थी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये प्रश्न रिपीटेड हुए हैं 2 प्रश्न, ठीक है। ये इसका राइट आंसर 5वीं अनुसूची हो जाएगा। आगे देखिए इसमें संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ग के बारे में पूछा गया है, तो किन वर्गों के संबंध में? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीधा सा है, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। और ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको जो करीबन 35 प्रश्न है, ठीक है, लास्ट के जो 4 प्रश्न है वो रिपीट हो गए हैं और बाकी के जो 35-36 प्रश्न है वो बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है। तो आज अपना 34वां नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अपने 34 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको 34 चैप्टर के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसके मैंने आपको 100 प्रश्न करवाए हैं, जो टॉपिक कम महत्वपूर्ण था उसके मैंने कम प्रश्न करवाए हैं, जो टॉपिक छोटा है उसके भी मैंने बढ़िया प्रश्न करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली 33 क्लासें अगर नहीं देखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टॉपिक वाइज, यानी कि पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके पिछली सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।